दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के एलपी सीटी 2 एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है 160 तक देख लिया था, ठीक है ना। अब आइए 161 से शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को लेकर जो है 100 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, VL × IL होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यानी कि 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2 वे स्विच का उपयोग किस वायरिंग में किया जाता है। 2 वे स्विच का उपयोग सीढ़ी वायरिंग में यानी कि स्टेयर केस वायरिंग में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स आपको जो है बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा, तो फ्रेंड्स फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, ठीक है, टेबल फैन है तो आवाज़ कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जेनर डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165 है डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 पॉइंट स्टार्टर का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण के साथ आवेशों के समूह को अक्सर क्या कहा जाता है दोस्तों। विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्राथमिक से द्वितीयक में और द्वितीयक से प्राथमिक में गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन 1 चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जाती है, मतलब 1/3 खपत की जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है JFET को उपकरण भी कहा जाता है, तो यूनिपोलर उपकरण भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब दोस्तों क्या होता है, जो आयरन लॉस होता है ना, देखिए आप देखते हैं, देखिए कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है तब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पे जो न्यूमेरिकल दिया है फ्रेंड्स, तो इसका सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो क्या पूछ रहा है कि कुल डीसी प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो 0.688 आएगा, ठीक है ना। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। वोल्टेज बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक का, ठीक, 50 लाइक होता है दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा दोस्तों। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, द चैंपियंस के नाम से है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174 3 फेज 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा दोस्तों। तो फार्मूला होता है NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 गुणे 120 F/P होता है, 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल, ठीक है दोस्तों। तो इसके आप निकालेंगे तो आएगा 1000 RPM, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुंडली के उससे जुड़े परिवर्ती फ्लक्स की वजह से प्रेरित EMF उत्पन्न करने के गुण को क्या कहा जाता है। तो प्रेरकत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है EMI प्रकार के यंत्र में होता है, क्या होता है दोस्तों, अरैखिक पैमाना होता है यानी कि नॉन लीनियर स्केल होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिकारी संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरों पर एंकर या डाउन गाई का उपयोग किया जाता है। लाइन चालकों के पुल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो टर्मिनल गाई कहा जाता है, ठीक है ना, ये गार्ड होगा, टर्मिनल गार्ड होगा, ठीक है ना। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो कूलम्ब होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत के समान है। तो DC मोटर के समान है। PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत और DC मोटर के समान है। अगला क्वेश्चन है घरेलू अनुप्रयोग हेतु प्रयुक्त सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण प्रकार का फ्यूज कौन सा है। किटकैट प्रकार का फ्यूज है। अगला क्वेश्चन है जीनर डायोड की शक्ति का अपव्यय शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है। याद रखिएगा जीनर डायोड की शक्ति का अपव्यय जो है शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं P टाइप अर्धचालक में मुख्य वाहक कौन होते हैं दोस्तों। तो होल्स जो है वो मुख्य वाहक होते हैं। P टाइप अर्धचालक में जो है होल्स मुख्य वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है P प्रकार अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक हैं तो होल्स है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन का सेम ही मतलब है कहने का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि जटिल धारा तरंग का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत घटकों के आरएमएस मान के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 आरएमएस मान। अगला क्वेश्चन है डायोड शब्दावली में PIV यानी कि पीक इनवर्स, अच्छा तो उसका फुल फॉर्म ही पूछा है दोस्तों, क्या मतलब है? तो पीक इनवर्स वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है शक्ति गुणक में सुधार के लिए प्रयोग किए जाने पर तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, अति उत्तेजन के साथ शून्य भार पर संचालित की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है SCR है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति, यानी कि 4 लेयर होता है और 3 टर्मिनल होता है उसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा में किसके लिए अधिक मान होता है दोस्तों? तो 1 और 4, 1 यानी कि उच्च उत्तेजन और चौथा है निम्न उत्तेजन, तो 1 और 4 दोनों के लिए जो है होता है, ठीक है ना, अधिक मान होता है। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या 0 1 0 1 2 के बराबर दशमलव संख्या है दोस्तों, तो 5, ठीक है ना, 5 को यानी कि इसका दोस्तों आपको आता होगा इसको निकालना, ठीक है ना, कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। नहीं आएगा तो अगर आपको नहीं आता है दोस्तों तो कमेंट करके बता दीजिए, मतलब कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा अलग वीडियो में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है धारा का मात्रक है दोस्तों एम्पियर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्षर डी दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 13 जो है वो डी को डिनोट करता है, डी जो है 13 को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि किसका सत्य सारणी है, ठीक है, ट्रूथ टेबल ये किसका है? तो ये एक्स और गेट का है, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आउटपुट जो इनपुट जो है वो 0 0 होता है तो आउटपुट भी 0 मिलता है, जब जो है यहाँ पे जब इनपुट 0 1 होता है तो आउटपुट 1 मिलता है, इनपुट 1 0 होता है तो आउटपुट 1 मिलता है, और इनपुट अगर 1 1 है यानी कि दोनों हाई है तो आउटपुट हमें लो मिलता है, ठीक है। हॉपकिंसन परीक्षण किया जाता है, किस पर किया जाता है दोस्तों? हॉपकिंसन परीक्षण, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे, तो पूर्ण भार पर यानी कि फुल लोड पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 संधारित्र प्रत्येक जो 40 माइक्रोफैरड समानांतर क्रम में जुड़े हैं दोस्तों, तो तंत्र की तुल्यकारी धारिता कितनी होगी? दोस्तों देखिए अगर संधारित्र जो है वो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो हम चारों को जोड़ देंगे, तो 40 माइक्रोफैरड का एक है तो चारों को जोड़ेंगे तो चारों को 16 160 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 160, यहाँ पे माइक्रो छोड़ दिया तो माइक्रो यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, 160 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह चुंबकीय प्रवाह जो चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट निर्दिष्ट पथ का अनुसरण नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? लीकेज प्रवाह उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज डीसी संचरण HVDC का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 अत्यधिक लंबी दूरियों पर अधिक शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब बैटरी चार्ज की जा रही है तो टर्मिनल वोल्टेज के साथ घट जाती है, तो चार्जिंग दर में वृद्धि के साथ जो है घट जाती है। कह रहा है कि इस ISO ग्राफिकल प्रतीक का अर्थ क्या दोस्तों? तो ये देख सकते हैं कि अर्थिंग का है, तो ऑप्शन नंबर 3 अर्थ टर्मिनल को जमीन से कनेक्ट करें, तो ये उसका मतलब है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है AWG का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो अमेरिकन वायर गेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक होता है SWG, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगला क्वेश्चन 66 kV तक वोल्टेज के पारेषण के लिए एक केबल में कितने कोर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 कोर केबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी DC वाइंडिंग है? तो ऑप्शन नंबर 4 लैप वाइंडिंग, ठीक है ना, लैप वाइंडिंग जो है DC वाइंडिंग है इसमें से, ठीक है ना। वेव वाइंडिंग भी होती है एक थे। श्रेणी RLC परिपथ में प्रतिरोधक इंडक्टर और संधारित्र के वोल्टेज क्रमशः 5 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट हैं, तो कुल वोल्टेज ज्ञात करें दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडक्टर और संधारित्र की जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है, तो जो प्रतिरोधक का जो क्रॉस जो 5 वोल्ट होगा उसी के बराबर कुल वोल्टेज होगा, तो 5 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। DC मशीन की गति को किसके द्वारा मापा जा सकता है दोस्तों? तो टैकोमीटर के द्वारा जो है DC मशीन की गति को हम माप सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन से दूर हटते हैं, ऑप्शन 1 ऋणात्मक प्लेट से दूर हटते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक प्लेट से दूर हटते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वितरण लाइनों में सामान्यतः का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो RCC के खंभों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है
स्लिप रिंग्स को सामान्यतः किससे बनाया जाता है? तो कॉपर एलॉय से बनाया जाता है, कॉपर के मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 20 मीटर लंबाई वाले तारों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 4 ओम है, तो तार की विशिष्ट चालकता ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है क्या? होता है R बराबर रो यल अपान ए होता है। ठीक है। तो हमको रो का मान निकालना है, तो रो बराबर R A अपान यल, यानी कि प्रतिरोध और एरिया का गुणा करके जो है लंबाई से भाग देंगे, तो आपका जो है विशिष्ट चालकता, नहीं देखिए विशिष्ट चालकता पूछा है ना, तो मैंने जो कहा है अगर उसको करेंगे तो आप विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो आपका विशिष्ट चालकता का माना जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्क वेल्डिंग प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले डीसी जनरेटर का प्रकार है? ऑप्शन 3 भिन्न यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम की ऊष्मा चालकता क्या है? दोस्तों नाइक्रोम की ऊष्मा चालकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 11.3 वाट प्रति मीटर केल्विन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्थिर लोड की स्थिति में डीसी मोटर की गति किससे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल फील्ड फ्लक्स से प्रभावित होती है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित सर्किट में कुल शक्ति 12 वाट है। सर्किट में श्रृंखला में 4 बराबर मूल्य प्रतिरोध होते हैं, तो प्रत्येक जो है वो 3 वाट के होंगे। ठीक है ना। तो 4 जुड़ेंगे तो 3 चौको 12 वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को दूसरे में एक एम्पियर धारा के कारण एक कॉइल में वेबर टर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, तो अन्योन्य प्रेरण का गुणक। ठीक है ना। एक पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मुख्य रूप से पर निर्भर करती है, तो कोर हानि पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 जो है मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, 1024 मेगाबाइट के। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर को किसके द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है? तो कम्यूटेटर के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। शुद्ध कोज्या फलन प्योर कोसाइन फंक्शन का आरएमएस मान कितना होता है दोस्तों? तो शिखर मान का 0.707 होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रदीप्ति स्रोत में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसमें पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी तरंग का रूप गुणक यानी कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है? तो 1.11 होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1.11 होता है। मुख्य रूप से सीआरओ क्या है? तो एक वोल्ट मीटर ही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घर की वायरिंग में सफ़ेद और हरे तारों को क्रमशः दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 उदासीन और भूसंपर्कित। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 58 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 वाला होगा 111010। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे शुद्ध अर्धचालक में शुद्धियाँ मिलाई जाती हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं डोपिंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज स्टार्ट करने की सबसे किफ़ायती विधि है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 कैपेसिटेंस स्टार्ट विधि। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने पता लगाया कि एक चुंबकीय क्षेत्र ले जाने पर एक करंट ले जाने वाला कंडक्टर हिलता है? तो ऑप्शन नंबर 3 माइकल फैराडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली अल्टरनेटर के तुल्यकालीकरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 दोनों अल्टरनेटर्स की क्षमता समान होना चाहिए, तो ये जो है तुल्य संबंधित नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 लक्स है। अगला प्रश्न है 233 कम दक्षता के साथ पावर एम्पलीफायर है? तो ऑप्शन नंबर 3 अधिक डीसी पावर का खपत। अगला क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरकत्व को में मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हेनरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल के अंदर विद्युत तारों के लिए एक मार्ग प्रदान करता है? तो रेसवे। ठीक है ना, रेसवे। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो लेथ मशीन में किया जाता है डीसी शंट मोटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, लग्स तथा थिम्बल को उपयुक्त केबल अथवा तार से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्रीपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का प्रवर्तन यानी कि स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है तो कितना होता है? कम होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंप सेट निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रिक मोटर और हाउस्ड इम्पेलर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 237 बुखोल्ज रिले पर स्थापित होती है? तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर पर स्थापित होती है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है दोस्तों, ठीक है ना, गैर पारंपरिक स्रोत है। तो दिया है हाइडल पावर स्टेशन, थर्मल पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर, या फिर चौथा है सोलर एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर 4 सोलर एनर्जी इसका करेक्ट है, ठीक है ना, गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कि 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसकी तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति और प्रतिशत स्लिप की गणना करें दोस्तों। तो आएगा, देखिए 960 दिया था ना, तो 1000 आएगा दोस्तों, तो थोड़ा सा इससे अधिक आता है, ठीक है ना। तो 1000 आरपीएम आएगा और 4% जो है इसका स्लिप आएगा दोस्तों, ठीक है ना। 240वां क्वेश्चन देखते हैं, उन बिंदुओं पर आर्मेचर कॉइल का क्या प्रभाव है जहां ब्रश स्थित होता है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, शून्य इंड्यूस करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग फ्यूज एलिमेंट के रूप में नहीं किया जाता है। तो कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, एल्युमिनियम का, तांबा का, चांदी का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ओवरहेड लाइन का प्रयोग विद्युत शक्ति को करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 संचारित अथवा वितरित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सक्रिय शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, शक्ति गुणक कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलबी वितरण के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पिन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के संबंध में ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 विकल्पों में से सभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 दिया है E1 बराबर 4.441 F1 φm, ये भी सही है। और जो है तीसरा वाला 4.441 F1 ma, ये भी सही है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है चौथा वाला भी सही है, ठीक है ना। तो सभी सही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, सामान्य केबल जो है वितरक और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, सर्विस लाइन अथवा सर्विस मेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल से प्राप्त अधिकतम शक्ति और लघुपथन धारा और खुला पथन वोल्टेज के गुणनफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो भराव गुणक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉट प्लेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो खाना पकाने के लिए हम प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े अल्टरनेटर में घूर्णनशील क्षेत्र का लाभ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 विकल्पों में से सभी सही है। चौथा पहला है बेहतर वायु निकास व्यवस्था, दूसरा है आर्मेचर के लिए बेहतर इंसुलेशन, तीसरा है निर्माण में आसानी, ठीक है। तो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 100 ओम 200 ओम 300 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है एवं इस पर आरोपित वोल्टेज भी है, तो क्या सही होगा इसमें से दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए जो सही वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सही वाला ऑप्शन नंबर 3 प्रतिरोधकों से होकर वोल्टेज समान रहेगा जबकि उनमें प्रवाहित धारा जो है भिन्न भिन्न होगी, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि समांतर परिपथ में क्या होता है, जो धारा होती है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो वोल्टेज है वो सबके समान जो है क्रॉस सेम ही होता है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर श्रेणी परिपथ में बात करें तो बहने वाली धारा जो है वो सब में एक समान बहती है, लेकिन वोल्टेज जो है सभी लोड में अलग अलग होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के वोल्टेज और धारा के बीच का कोण होता है, कितना होता है दोस्तों। तो अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए वोल्टेज ब्रिज नेटवर्क में ABCD संतुलित है जब P बराबर 500, Q बराबर 250, S बराबर 15 ओम है, तो RX का मान बताइए दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लगा सकते हैं कैसे, P बटा Q बराबर R बटा S फार्मूले से इसको लगाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 6 ओम आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि जावक्रीय धारा का समीकरण 141.4 साइन 314 t है, तो धारा का RMS मान और आवृत्ति ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या आएगा, RMS मान 400 एम्पियर आएगा और 50 हर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे इसको, ठीक है ना। फार्मूला आपको बस याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड की संरचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 टिन जो है 60% और लेड होता है 40%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें
ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 सिरोपरी लाइनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेट अर्थिंग के लिए प्लेट का आकार किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 60 मिलीमीटर गुणे 60 मिलीमीटर, या इसी को आप कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोटक प्रूफ प्रतिष्ठानों में किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, मेटल कंडक्ट वायरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आधार 8 के साथ लिखी जाने वाली संख्याओं को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अष्टक संख्या के रूप में, अष्टक संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है? ऑप्शन नंबर 3 एक्साइटिंग कुंडली में धारा परिवर्तित करके, धारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों 100वां क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग 160 से यानी कि 161 से देख रहे हैं, तो यहाँ से 260 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 40 क्वेश्चन उधर और 60 क्वेश्चन इधर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डीसी मोटर की गति किसके अनुक्रमानुपाती होती है? डीसी मोटर की गति फ्लक्स प्रति ध्रुव के मोटर की गति के या फिर पश्च ईएमएफ। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? तीसरा वाला पश्च ईएमएफ, यानी कि बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो है 100 प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया दोस्तों। तभी और देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तो जो है 15वां PDF 15वां जो है पेज चल रहा है, अभी 29 तक है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मैं आने वाले वीडियो में आपको करा दूंगा दोस्तों। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो पर जो है 50 लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है इसका PDF वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।